नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। क्या आजाद भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी हुई? जिन जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर नेताजी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं ने उनके परिवार की जासूसी करवाई। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पता चलता है कि नेहरू के जमाने में आईबी ने सुभाष चंद्र बोस के घर वालों की जासूसी की थी। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि नेहरू ने नेताजी के परिवार की जासूसी कराई? क्या नेताजी के असर से नेहरू इतना डर गए थे कि वो नेताजी के परिवार के सदस्यों की छोटी मोटी घटनाओं पर भी बारीक नजर रखते थे? इंडिया टुडे के ताजा अंक में यह चौंकाने वाली खबर छपी है कि 1948 से 1968 तक खुफिया एजेंसी आईबी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। इन 20 वर्षों में 16 साल तो नेहरू ही प्रधानमंत्री थे और आईबी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में इस बात को आप नेताजी की पत्नी एमिली के इस खत से समझिए, जिसे उन्होंने भतीजे शिशिर कुमार बोस के नाम लिखा था। वियना, 20 अक्टूबर 1952। अनीता अपने स्कूल में अच्छा कर रही है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है। वो बड़ी हो रही है लेकिन मोटी नहीं। वो स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा ले रही है, उसे मजा आ रहा है। ये खत वियना से हिंदुस्तान में चला तो शिशिर बोस के लिए, लेकिन उससे पहले ये आईबी के अधिकारियों की नजरों से गुजरा, जिन्होंने खत का फोटोकॉपी करा के सीक्रेट फाइल में रख लिया। अब खुलासा हुआ तो नेताजी के परिजनों का दर्द उभर आया। Also to find out why surveillance is being done. We would also like to know, today we are demanding declassification of Subhash Bose's files. Are we also under surveillance? We would like to know whether members of the present generation of Bose family members, whether we are under surveillance. Well, I don't think we have done anything wrong in life that we should be under surveillance in free India. रिपोर्ट के मुताबिक उन फाइलों से ये पता चलता है कि आईबी के जासूस छुपकर देश विदेश में उनके घर के सदस्यों का पीछा करते थे। वो उन सब बातों की जानकारी रखते थे कि घर के लोग किनसे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। नेताजी की जासूसी के सिलसिले में हुए खुलासे के बीच नेहरू के लिखे एक खत का भी हवाला दिया गया है, जिसे उन्होंने 1957 में विदेश सचिव को लिखा था। मेरे जापान छोड़ने से पहले मुझे पता चला कि शरद चंद्र बोस के बेटे श्री अमिया बोस टोक्यो पहुंचे हैं। उन्होंने मुझे भारत में ही बताया था कि वो टोक्यो जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप टोक्यो में हमारे राजदूत से पूछें कि उन्होंने वहां क्या किया। क्या वो हमारे दूतावास पर गए थे? क्या वो रेंकोजी मंदिर भी गए थे? आज नेताजी की बेटी अनीता भी इस बात से दुखी है कि उनके पिता ने देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसका इनाम जासूसी के रूप में मिला। मेरे चाचा शरद चंद्र बोस राजनीतिक रूप से 50 के दशक तक सक्रिय थे और कांग्रेस के नेतृत्व से उनका वैचारिक विरोध था, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि उन पर निगरानी रखी गई, जबकि देश की सुरक्षा को उनसे कभी कोई खतरा नहीं था। नेताजी की परिवार की मानिए तो ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पूरी कहानी का सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरा किस्सा उन नेताजी फाइल्स में है जिन्हें पिछले 50 साल से टॉप सीक्रेट बताई जा रही है। हालांकि बीच बीच में ये मांग उठती रही कि नेताजी से जुड़े तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठे। खुद बीजेपी सत्ता में आने से पहले इसका दावा करती थी, लेकिन सत्ता अक्सर खामोश रहना सिखा देती है। मनोज्ञा लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ संदीप पुनिथन, कोलकाता आज तक। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने अपनी आंखों में एक ही सपना संजोया था, हिंदुस्तान की आजादी का। लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग हो गए थे। आखिर क्या था जिसने पहले तो नेहरू और नेताजी को जोड़ा, और फिर क्या हुआ जो दोनों के सपने तरीके जुदा हो गए? 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में जब महात्मा गांधी ने नेहरू और सुभाष की तारीफ करना शुरू किया तो दोनों युवा नेता
चुपके से मंच से नीचे उतर गए। तब तक दोनों के सपने एक थे, रास्ते एक थे और संघर्ष का मादा एक था। लेकिन 10 साल में सब कुछ बदल गया। दरअसल आजादी पाने के लिए नेहरू को गांधी का रास्ता पसंद था, लेकिन नेताजी को लगता था कि अहिंसा से ही आजादी हासिल नहीं होगी। इसी बात पर सुभाष चंद्र बोस को इटली के मुसोलिनी ने प्रभावित किया। जहां मुसोलिनी से वो मिलने के लिए चले गए थे, वहीं नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने से इनकार कर दिया था। नेहरू स्वभाव से लोकतंत्र में यकीन करते थे, जबकि नेताजी क्रांतिकारी विचारों में भरोसा रखते थे। इतिहास की खिड़की से वर्तमान भले ही नेहरू और नेताजी की लड़ाई देख रहा हो, लेकिन बीता हुआ कल तो उनकी दोस्ती की दास्तान भी बयां करता है। नेहरू और बोस दोनों ही गांधी के बेहद करीबी थे। गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो विरोध के बावजूद नेताजी ने ही गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सलामी दी थी। नेहरू और नेताजी दोनों ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और वो भी बिल्कुल युवा अवस्था में। दोनों की पढ़ाई विदेशों में हुई और दोनों पर समाजवाद का गहरा असर था। यह ऐसे ही नहीं था कि नेताजी जब दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और गांधी के विरोध पर कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, तब सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में खड़े होने वाले सबसे बड़े नेता नेहरू ही थे। आज तक ब्यूरो। नेताजी की जासूसी का मकसद क्या था? कहीं इसके तार उनकी मौत को लेकर रहस्य से तो नहीं जुड़े? ये समझने के लिए उस विमान हादसे का सच समझना होगा, जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं था। आखिर क्या हुआ था 18 अगस्त 1945 को? अगस्त 1945 ताइपे। इस विमान हादसे की खबर दुनिया को 5 दिन बाद लगी। तब यह मान लिया गया कि नेताजी इस हादसे में शहीद हो गए। लेकिन इसी हादसे में कुछ सुराग ऐसे भी थे जिनके आधार पर यह चर्चा आज तक चलती है कि नेताजी उस हादसे में बच गए थे। लेकिन ये दोनों बातें 3 जांच कमीशन और दर्जनों प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के बावजूद साफ नहीं हुई। मौत को लेकर रहस्य की पहली वजह खुद नेताजी की पहचान बनी। रूस जाने वाले जिस प्लेन पर नेताजी सवार हुए थे, न तो उसके पैसेंजर लिस्ट में उनका नाम था और न ही उस अस्पताल में जहां उनके इलाज का दावा जापानी सरकार ने किया था। यहां तक कि उस डॉक्टर को भी यह नहीं बताया गया कि वो सुभाष चंद्र बोस का इलाज कर रहा है। यही नहीं, जिस शमशान में अंतिम संस्कार का दावा किया गया, उसमें भी नेताजी का नाम नहीं दर्ज था। इस बिना पर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह अंदेशा जताया कि नेताजी मरे नहीं बल्कि अंडरग्राउंड हो गए हैं। इसके पीछे वो हालात भी थे। मार्च 1945 तक विश्व युद्ध में जापान की हार तय देख नेताजी ने खुद रूस जाना तय किया था। रूस ने भी उन्हें मदद का भरोसा दिया था और जापान सरकार ने उन्हें मंचूरिया होते हुए मॉस्को पहुंचने का इंतजाम किया था। ताइपेई में हादसा तो 18 अगस्त को हुआ था, लेकिन 5 दिन तक ये खबर किसके इशारे पर दब गई, ये सच भी कई संदेह पैदा करता रहा। इसे साफ करने के लिए 1955 और 1977 में 2 जांच आयोग बने, लेकिन दोनों आयोग ने ताइवान सरकार से बात ही नहीं की, जिसकी धरती पर विमान हादसा हुआ था। 1999 में तीसरा जांच आयोग बना, जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में। आयोग ने जापान के साथ ताइवान सरकार से भी बात की, लेकिन 2005 में ताइवान सरकार ने यह कहकर चौंका दिया कि 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक ताइपेई में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। हालांकि जापान ने यह दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि 1945 में ताइवान उसके कब्जे में था और वहां के पूरे एयर ट्रैफिक का डिटेल उसके पास है। इसके साथ मौत की गुत्थी सुलझाने की एक और कोशिश नाकाम हुई। आज तक ब्यूरो। रईस परिवार में जन्म, लंदन में पढ़ाई, आईसीएस की नौकरी, किसी भी नौजवान का यह सपना हो सकता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का बस एक ही सपना था, देश की आज़ादी का सपना। देश के लिए मर मिटने का जज्बा, और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पराए मुल्क में आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी। यही वजह है कि देश का नौजवान नेताजी को मानता है असली महानायक। उड़ीसा में कटक के एक रईस परिवार में जन्मे नेताजी को देश की गरीबी और मजबूरी बचपन से ही कचोटती रही। अपने 14 भाई बहनों में सबसे अलग सुभाष चंद्र बोस ने घर के कायदे कानून को अपने काम में कभी आड़े नहीं आने दिया। औरों के लिए अपनी जिंदगी जीने का उनका फलसफा ताउम्र बरकरार रहा।
पेशे से कामयाब वकील नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस उन्हें आजादी की लड़ाई से दूर रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आईसीएस की पढ़ाई के लिए नेताजी को इंग्लैंड भेज दिया। नेताजी ने परिवार की उम्मीदों के मुताबिक आईसीएस की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन गुलामी की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं थी। लिहाजा वो वापस लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी योजनाएं बनाने में जुट गए और इसमें उन्हें राह दिखाई चित्तरंजन दास ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक अलग पार्टी बना ली। इस बीच अंग्रेजों ने नेताजी को 2 जुलाई 1940 को एक बार फिर गिरफ्तार कर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। नेताजी इस दौरान समझ गए कि अंग्रेजी शिकंजे से आजादी बिना बाहरी मदद के नहीं मिल सकती। 17 जनवरी 1941 को नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर एक पठान के वेश में अफगानिस्तान पहुंच गए और फिर वहां से 18 मार्च 1941 को रूस के रास्ते बर्लिन पहुंचे। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ गोलबंद हुए जर्मनी, जापान और इटली के साथ मिलकर भारत की आजादी का सपना देखा।